हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त, एकदम मस्त। बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, मस्त हो कि नहीं हो? पढ़ाई बढ़िया चलिए? बढ़िया एकदम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पर्यावरण की बात कर रहे हैं और पर्यावरण में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो है ओजोन के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना ओजोन का? क्या होता है ओजोन? ओजोन परत, चलो अब तो सुना ही होगा। हमारे पास एक प्रकार की एक परत है, उसका नाम ओजोन परत है। तो देखो, ओजोन जो है, ओजोन एक अणु होता है जो ऑक्सीजन के तीन अणु होते हैं ना, O3। वैसे ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, लेकिन ये O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। ये ओजोन का अणु है। अगर तुम लोगों से पूछे ओजोन का सूत्र, तो ध्यान रखना O3। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया ओजोन का सूत्र बताओ, तो क्या है? O3 है। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा कि ओजोन जो है हमारे वायुमंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसका नाम ओजोन परत है। ये ओजोन परत कैसे बनती है? देखो, वायुमंडल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, O2 है कि नहीं है? ऑक्सीजन है। एक आपने नाम सुना होगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें या विकिरण। ये पराबैंगनी जो विकिरणें होती है, इससे ये अगर आती है, ये इस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ये ऑक्सीजन को 2 भागों में अलग कर देती है। यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनते हैं। इसके ऑक्सीजन के कितने परमाणु बन जाते हैं? 2 परमाणु। अगर ये पराबैंगनी किरणें यहाँ आती है, जिसको हम शॉर्ट में यूवी बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, ये अगर इसके टच में आती है, ऑक्सीजन के अणु को 2 परमाणुओं में अलग कर देते हैं। O अलग हो जाता है और O आपका अलग हो जाता है। 2 बन गए, एक तो ये वाला O और दूसरा ये वाला O। तो कितने O बन गए? 2। किसकी वजह से बने? पराबैंगनी किरणों की वजह से बने। तो ये पराबैंगनी किरणें जब आती है, पराबैंगनी किरणें जब आती है, तो ये ऑक्सीजन को 2 भागों में तोड़ देती है। तो ये ऑक्सीजन का एक अणु दूसरे ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करता है? O3 का निर्माण करता है। O3 का निर्माण करता है, यानी कि ओजोन बनाता है। तो क्या बना दिया इसने? ओजोन बना दिया। ओजोन बना दिया। तो इस तरह से किसका निर्माण हो गया? आपका ओजोन का निर्माण हो गया। लेकिन यही पराबैंगनी किरणों को ये आने से रोकती है। ये हमारे यहाँ पर जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है, उसको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन परत। धरती पर अगर पराबैंगनी किरणें आ जाए, धरती पर अगर पराबैंगनी किरणें आ जाए, तो पता क्या हो जाएगा? बहुत भयंकर बीमारियां हो जाएगी। जैसे ये कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा मानव में। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। इतनी खतरनाक कौन होती है? पराबैंगनी विकिरण। तो ये पराबैंगनी विकिरणों से ओजोन का निर्माण होता है और ये ओजोन परत इस पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है। क्लियर बात? अब ये कई बार क्या होता है कि ओजोन, आपने सुना होगा ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है। तो ये ओजोन परत के अंदर छेद होने के कारण है कि हमारे यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, CFC और इसके छोटा सा एस लगाया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखो CFC की वजह से ये
ओजोन परत के अंदर छेद होता है या ओजोन परत जो है वो पतली पड़ती जा रही है। कैसी पड़ती जा रही है बेटा? पतली पड़ रही है। अगर तुमसे पूछे सीएफसी का पूरा नाम, तो बोर्ड के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रखना, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लूरो और सी का मतलब कार्बन। तो पूरा नाम क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, ये इसका नाम है। ये क्या करती है? ये 1990 के बाद, कब? 1990 के बाद ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत टूट रही है। ओजोन परत क्या हो रही है? टूट रही है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः बनती किससे है? रेफ्रिजरेटर यानी कि जो ये फ्रीज एसी वगैरह है, इससे क्या बन जा रही थी? सीएफसी गैस। और सीएफसी गैस क्या कर रही थी? ओजोन परत को तोड़ रही थी। सीएफसी गैस क्या कर रही थी? ओजोन परत को तोड़ रही थी। अब ये तोड़ रही थी तो हमने 1987 के अंदर, कब? 1987 के अंदर एक यूएनईपी के द्वारा, इसके द्वारा, अगर इसका पूरा नाम पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र। आप लोग इंग्लिश में ध्यान ना रखें, हिंदी में ही ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसके द्वारा एक निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसने कब निर्णय लिया? 1987 के अंदर। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एक निर्णय लिया गया और उसमें ये बताया गया कि आप लोगों जो भी है सीएफसी फ्रीज वगैरह बना रहे हैं, एसी वगैरह, उनको अपने फ्रीज या एसी के अंदर सीएफसी यूज नहीं करनी है। ये किसने कहा? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहा। इसने क्या कहा? इसको शॉर्ट में यूएनईपी कह सकते हैं। कब कहा? 1987 के अंदर कहा। क्या कहा? कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाने हैं कि वहां पर सीएफसी यूज में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने ये इस ओजोन परत का अपक्षय बोल सकते हैं, इसे अपक्षय या इसका ह्रास बोल सकते हैं, या इसका टूटना हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए, अपक्षय को रोकने के लिए ये कार्य किया गया। क्लियर बात? ये ओजोन परत के बारे में इतना ही है। ओजोन का सूत्र पूछ सकते हैं, सीएफसी का सूत्र पूछ सकते हैं, सीएफसी कहाँ यूज होती है ये पूछ सकते हैं, ये कार्यक्रम पूछ सकते हैं, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। पराबैंगनी विकिरणों को कौन रोकता है, ये भी पूछ सकते हैं। पराबैंगनी से क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो बातें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनना है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर का पार्ट ही नहीं है, तो ज़्यादा इसमें मत्थाहोड़ी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इसलिए छोटा चैप्टर था, इसलिए हमने ये पहले निपटा दिया। इसीलिए तो हमने पहले निपटा दिया बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन का मतलब तुम बन जाओ कचरे वाले। कचरे वाले बनोगे। कचरा प्रबंधन, चलो भाई, कचरा प्रबंधन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कचरा प्रबंधन की बात करें तो देखो, कचरा जो होता है, कचरा बहुत तरह का हमारे घर में कचरा इकट्ठा होता है। हर जगह कचरा आपने देखा होगा, बहुत तरह का कचरा इकट्ठा होता है। लेकिन बहुत तरह का कचरा इकट्ठा हो गया, अब उसको करना क्या है, उसका होगा क्या, उसके बारे में। तो देखो, हम जब जय प्रक्रम पढ़ रहे थे, जय प्रक्रम पढ़ा था ना, तो देखा था वसा का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है ना। प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग अलग एंजाइम थे वो कर रहे थे। तो आपने सोचा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन एक ही एंजाइम क्यों नहीं करता? नहीं कर सकता। एक ही एंजाइम अपने, उसका एक विशिष्ट गुण है। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा विशिष्ट गुण है क्या है?
साइंस पढ़ाना, तो ये नहीं है। जैसे अगर आप कोयला खाओगे तो कोयले का पाचन थोड़ी होगा, कोयले का पाचन नहीं होगा तो कोयले से हमें ऊर्जा थोड़ी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोयले से ऊर्जा भी मिल रही है। लेकिन तो ये अपना एक विशिष्ट गुण है, एक क्या है, विशिष्ट गुण होता है। तो इस तरह से तो अब बात ये है कि अगर मान के चलो, अगर जैसे मान के चलो कोई ऐसे पदार्थ मिलेंगे आपको जो जैव अपघटन के द्वारा, एक तो मैंने बताया था जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, यहाँ इसको जैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय भी बोल सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय, अजैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय, दो तरह का जो है वो पदार्थ आपको मिल जाएंगे। अब देखो सीधा सा है, जो जैव प्रक्रम के द्वारा, जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाए वो जैव निम्नीकरणीय, और जो अपघटित नहीं हो वो जैव अनिम्नीकरणीय, या ध्यान रखना इसका नाम अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय का मतलब ये है जो जैव प्रक्रम द्वारा, जैव प्रक्रम से अपघटित क्या हो, नहीं हो, वो कैसे, अजैव निम्नीकरण। तो देखो हमारे पास बहुत सारे, जैसे आपने जैसे केले सब्जियां वगैरह के छिलके डाले तो वो क्या है, थोड़े दिन बाद आप देखो कि नष्ट हो जाएंगे, वहाँ मिलेंगे नहीं। तो ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय, कि जैविक प्रक्रमों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया। जैसे एक और बात बताऊं मैं, जैसे हमने बात करी थी ना तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जब मर जाता है तो इसको खाने के लिए कौन आते हैं, अपघटक आते हैं। तो ये अपघटकों के द्वारा ही क्या हो जाते हैं, जो नष्ट कर दिए जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरण। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे आप प्लास्टिक की बोतल है, तो आप प्लास्टिक की बोतल को फेंकोगे तो वो 15 दिन बाद या महीने नहीं, साल भर तक वो सड़ती नहीं, खराबी नहीं होती। लेकिन अगर आपने वहीं पर आपने क्या फेंक दिया, रोटी फेंक दी, तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद वो रोटी एकदम गायब हो जाएगी, वहाँ होगी नहीं। यहाँ आपने केले का छिलका फेंक दिया तो भी वो नहीं होगा, सड़ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, ये पर्यावरण में इसका अपघटन नहीं होता, ये लगातार पृथ्वी या मिट्टी में या मृदा पर पड़े रहते हैं और मृदा और पर्यावरण को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। पर्यावरण और मृदा को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आपको अगर मान लो कहीं सब्जियां लानी है तो आपको प्लास्टिक की थैली में नहीं लानी होती, सामान खरीदने जाओ तो प्लास्टिक की थैलियों में नहीं लाना होता है, ताकि प्लास्टिक हमेशा कभी भी जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, वो अजैव निम्नीकरणीय होता है, यानी कि उसको कभी नष्ट नहीं किया जाता, बहुत लंबे समय तक वो इस धरती पर पड़ा रहता है और क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की बातें हम इसमें कचरा प्रबंधन में डालते हैं। ठीक बात। एक मान लो, पहले एक बात बताओ, पहले एक नाम ध्यान रखो, प्रोजेय। कौन सा नाम, प्रयोज्य, प्रोजेय है ना, प्रोजेय, या इसको बोलते हैं निवर्तनीय। ये क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर चाय पीने जाते हो, पहले तो वो चाय पहले कटोरियों में या कप के अंदर दिया करता था, कांच की गिलासों में दिया करता था, लेकिन अब वो किस में देता है, प्लास्टिक के कप होते हैं या कागज के कप होते हैं या मिट्टी के कप होते हैं, इसमें देना शुरू कर दिया। अब देखो बताओ कितना नुकसान हुआ। अगर मान लो वो प्लास्टिक के कप में देता है, प्लास्टिक के कप तो वैसे ही नहीं चढ़ रहे हैं, तो ये तो नुकसान हुआ ही हुआ। दूसरी बात, अगर वो किसमें कागज के कप में दे रहा है तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, रोज रोज काटना पड़ेगा, तो ये भी तो नुकसान हो रहा है। या फिर मान लो मिट्टी के कुल्हड़ में दे रहा है, कुल्हड़ वाली चाय सुना होगा ना, तो मिट्टी के कुल्हड़ में देने से भी तो नुकसान हो रहा है। जो उपजाऊ मिट्टी से आपने कुल्हड़ बनाया और उसी कुल्हड़ में आपने एक बार चाय पी और फेंक दिया, तो नुकसान हुआ ना। तो आप अगर दिन की, अगर एक दुकान वाला 1000 चाय बेचता है तो 1000 चाय यानी कि 1000 कुल्हड़, 1000 कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी मिट्टी
जो है वो उपयोग में ली गई होगी, उपजाऊ मिट्टी से ही तो बनते, तो ये इस तरह की बातें हैं। तो ये आप इसके बारे में पढ़ गए हो। हमारा पर्यावरण आज हमारा यही खत्म होता है। बहुत छोटा था तो हमने छोटे वीडियो के साथ निपटा दिया, लेकिन हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है प्रश्न वही से बनेगा, इसमें कोई बाहर जाने का नहीं है, सिंपल ही प्रश्न आएगा, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक, चलो भाई, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है आप हमें मैसेज कर दीजिए कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कौन से चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है या कौन सा आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम वो चैप्टर अगला शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हमारा पर्यावरण खत्म करते हैं और हमारी क्लास भी यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमसे जुड़े इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय के गहराइयों से आभार। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते जाना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।